Chill Big Chill. इस कहानी की शुरुआत में हमें साउथ पैसिफिक के एक आइलैंड पर कोंग को दिखाया जाता है, जो इस आइलैंड का किंग था क्योंकि वो यहाँ के जीवों को खतरनाक छिपकलियों से बचाता था जो धरती की गहराइयों से निकलकर आती थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस आइलैंड पर अमेरिका का एक फाइटर प्लेन क्रैश हो जाता है, पर उसका पायलट खुद को बचा लेता है जिसका नाम हैंक था। हैंक देखता है कि जापान का एक प्लेन भी वहाँ क्रैश हो गया है जिससे उसकी फाइट चल रही थी। वो जापानीज पायलट भी पैराशूट से जिंदा बच जाता है जिसका नाम गनपेई था। वो दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं और भागते हुए एक पहाड़ पर आ जाते हैं। तभी वहाँ कोंग आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। फिर हमें 1973 में वियतनाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग वियतनाम में जंग को रोकने के लिए नारे लगा रहे थे। रेंडा नाम का आदमी अपने असिस्टेंट ब्रूस के साथ सेनेटर से मिलने आता है। रेंडा सेनेटर को कहता है कि साउथ पैसिफिक में एक गुमनाम आइलैंड की सैटेलाइट फोटो है जो दुनिया के नक्शे में कहीं नहीं है। इसका जिक्र सिर्फ प्राचीन कथाओं में होता है। इसका नाम है स्कल आइलैंड। यहाँ से गुजरने वाले हर एक प्लेन और शिप गायब हो जाते हैं और कभी नहीं मिलते। यह जगह बरमुडा ट्रायंगल से भी कहीं ज्यादा डेंजरस है। साथ ही ये भी बताते हैं कि 1954 में हुए न्यूक्लियर टेस्ट बस टेस्ट नहीं थे, वो किसी को मारना चाहते थे। रेंडा का मानना था कि इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो हमारी सोच से भी परे है और वो चीज हमें इसी आइलैंड पर मिलेगी। सेनेटर रेंडा की बात को बच्चों की कहानी कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ब्रूक सेनेटर से कहता है कि आइलैंड पर एक मिशन भेजा जा रहा है, उनके साथ हम भी काम कर सकते हैं। सेनेटर उनसे पूछता है कि वहाँ तुम्हें क्या मिलेगा। ब्रूक्स बताता है कि दवाइयाँ, पेट्रोल या कोई नई तरह का ईंधन भी हमें वहाँ मिल सकता है। साथ ही ये भी बताता है कि कल रात को एक रशियन सैटेलाइट उस आइलैंड के ऊपर से गुजरेगा और 3 दिनों में रशिया के पास उस आइलैंड की फोटो होगी। इसीलिए क्या आप नहीं चाहते कि वहाँ जो भी चीजें हैं उसे हम पहले ढूंढे। सेनेटर ब्रूस की बात मान जाता है और उन्हें मिशन पर जाने की अनुमति दे देता है। रेंडा सेनेटर से कुछ आर्मी के जवानों की मांग करते हैं। फिर हमें वियतनाम के एयरबेस में सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो अपनी रिटायरमेंट पर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। वहाँ हम कर्नल पेकार्ड को देखते हैं जो अपनी रिटायरमेंट से खुश नहीं होते। तभी कर्नल को जनरल का कॉल आता है और वो कर्नल से एक मिशन पर जाने के लिए पूछते हैं। कर्नल मिशन पर जाने के लिए हाँ कर देते हैं और बहुत खुश होते हैं। जनरल कर्नल को मिशन के बारे में बताते हैं कि कुछ साइंटिस्ट ने अपनी सैटेलाइट से एक नए आइलैंड की खोज की है। वहाँ उन्हें सर्वे करने के लिए हेलीकॉप्टर और कुछ जवानों की जरूरत है, इसलिए तुम्हें इस मिशन को पूरा करना होगा। वहीं रेंडा और ब्रूक्स साइगोन में आए होते हैं। उन्हें कॉनरेड नाम के एक बंदे की तलाश थी। ब्रूक्स रेंडा को पूछता है कि आप कॉनरेड को ही क्यों ढूंढ रहे हैं। रेंडा बताता है कि कॉनरेड ब्रिटिश एयर सर्विस कप्तान था, पर अब रिटायर होने के बाद वो खोए हुए लोगों को ढूंढने का काम करता है। उसने 1972 में 12 जवानों को खोज निकाला था। वो बहुत काम का आदमी है। फिर रेंडा कॉनरेड को पैसे देता है। कॉनरेड उनसे पूछता है कि मुझे वहाँ किसे ढूंढना होगा। ब्रूक्स उसे बताता है कि हमारे पास बस उस आइलैंड की फोटो है और कुछ नहीं, हम बस साइंटिस्ट हैं, इसीलिए हमें एक एक्सपीरियंस वाले आदमी की जरूरत है। कॉनरेड उनके साथ मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें मेसन वीवर नाम की एक फोटोग्राफर को दिखाया जाता है। वीवर को जेरी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि तुम्हें कल शाम को बैंकॉक थाईलैंड पहुंचना होगा, जहां से शिप स्कल आइलैंड के लिए रवाना होगी। वहीं कर्नल के जवान भी बैंकॉक आ जाते हैं। वीवर भी वहां पहुंच गई थी। अब वो सभी स्कल आइलैंड जाने के लिए निकल जाते हैं। इस मिशन के सुपरवाइजर सबको एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हुए इस मिशन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि इस आइलैंड पर किसी भी वक्त तूफान आ सकते हैं, इसी कारण ये आइलैंड आज तक गुमनाम रहा, मगर हम पहले ऐसे इंसान होंगे जो स्कल आइलैंड पर कदम रखेंगे। हमारा फोकस आइलैंड की जांच करना होगा। ब्रूक सबको बताता है कि सबसे पहले हम आइलैंड पर बॉम्ब गिराएंगे जिससे धरती लेगी और वाइब्रेशन क्रिएट होंगे जिससे सतह के नक्शे को मापने में मदद मिलेगी। जैक नाम का आर्मी कमांडो सभी को बताता है कि आइलैंड पर पहुंचने के बाद हमारी शिप से हमारे सारे संपर्क टूट जाएंगे। फिर 3 दिन बाद रिफ्यूलिंग टीम हमें आइलैंड के नॉर्थ की तरफ मिलेगी और हमारे पास आइलैंड से निकलने का बस यही एक मौका होगा, इसीलिए इस शिप को
कोई गलती से भी मिस मत करना। अब वो सभी आइलैंड के करीब पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत खतरनाक तूफान आ गया था, इसीलिए सुपरवाइजर मिशन की डेट को आगे बढ़ाने को कहते हैं, मगर रेंडा उनकी बात नहीं मानते और वो कर्नल से पूछते हैं कि क्या तुम हमें तूफान पार करवा सकते हो। कर्नल सबको हेलीकॉप्टर्स में बिठाकर आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। तूफान के अंदर जाते ही हेलीकॉप्टर्स के आरपीएम बिगड़ने लगती है, फिर भी वो बहुत मुश्किल से तूफान को पार करके आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। सुपरवाइजर और उनकी टीम नीचे उतरकर रीडिंग लेने के लिए सेटअप तैयार कर लेते हैं और कर्नल और उनकी टीम हेलीकॉप्टर से आइलैंड पर बॉम्ब्स गिराने लग जाती है। ब्रूक्स रीडिंग लेकर रेंडा को बताता है कि यहाँ की जमीन खोखली है। बॉम्ब के हमलों की वजह से कॉन्ग गुस्सा हो जाता है और वो उन हेलीकॉप्टर पर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। सभी कॉन्ग को देखकर डर जाते हैं। कर्नल सभी को बताते हैं कि 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए हैं। कॉन्ग इतना बड़ा होता है कि वो उन लोगों को चींटियों की तरह मसल रहा था। कर्नल सभी कमांडोज को कॉन्ग पर फायर करने का ऑर्डर दे देते हैं। सब लोग कॉन्ग पर फायर करने लगते हैं। कॉन्ग इससे काफी गुस्सा हो जाता है और कॉन्ग सारे हेलीकॉप्टर्स पर हमला करने लग जाता है और एक एक करके सभी हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है, जिसके कारण काफी सारे कमांडोज मारे जाते हैं। अब सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। कॉनरेड कॉन्ग को अपनी दूरबीन से देखता है। कॉन्ग वापस जा रहा था। कॉनरेड अपने सभी साथियों को बताता है कि सारे हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो चुके हैं और हम आइलैंड के साउथ की तरफ है। यहीं पास में एक नदी है और अगर हम उसके किनारे चलते रहे तो हम अपनी शिप तक पहुंच सकते हैं और हमें 3 दिन में वहां पहुंचना होगा। वहीं कर्नल वॉकी टॉकी से अपने खोए हुए साथियों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। चैपमैन नाम का सोल्जर कर्नल को अपनी लोकेशन बताता है और कहता है कि मेरे पास बहुत सारे गोला बारूद है। कर्नल कहते हैं कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं ताकि कॉन्ग को मार सके। कर्नल चैपमैन को बाकी बचे हुए कमांडोज को ढूंढने के लिए कहते हैं। फिर उन दोनों का संपर्क टूट जाता है। कर्नल और रेलिस आगे बढ़ते हैं। उन्हें अपने खोए हुए साथी मिल जाते हैं। मिल्स कर्नल को बताता है कि हमारे साथ कमांडोस मारे गए। कर्नल ये सुनकर काफी दुखी होते हैं। वो गुस्से में रेंडा के पास जाते हैं और उसे गन दिखाकर कॉन्ग के बारे में पूछते हैं। रेंडा उसे बताता है कि राक्षस होते हैं। पहले किसी ने मेरा यकीन नहीं किया, लेकिन आज सब करेंगे। कर्नल समझ जाते हैं कि रीडिंग लेना तो सिर्फ बहाना था। तुमने बॉम्ब ब्लास्ट करवाए ताकि कॉन्ग बाहर आ सके। फिर रेंडा उसे पुरानी बात बताता है कि एक बार मैं शिप से जा रहा था जिस शिप में 1000 लोग थे और जब हम इस आइलैंड के पास से गुजरे तो कॉन्ग ने शिप पर हमला करके उसे डुबो दिया, जिससे उन 1000 लोगों में से सिर्फ मैं ही अकेला जिंदा बच पाया। मेरी फैमिली को बताया कि शिप जंग में डूब गई थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक राक्षस ने उसे डुबोया था। मैं पिछले 30 सालों से ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि राक्षस होते हैं। इंसानों से पहले इस धरती पर उन्हीं का राज था। वहीं कॉनरेड अपने साथियों के साथ नदी के सहारे आगे बढ़ रहा था। अचानक नदी में एक हलचल होती है और एक बहुत ही बड़ा सांड नदी से बाहर आ जाता है। सब उसे देखकर डर जाते हैं। स्लीव को उस पर गन पॉइंट करता है, मगर कॉर्नेड उसे फायर करने से मना कर देता है और वो सांड वहां से चला जाता है। वहीं कर्नल और उनके कमांडोज को अपने साथियों की मौत का बहुत दुख होता है, इसीलिए अपने मरे हुए कमांडोज की मौत का बदला लेने की कसम खाते हैं। फिर वो चैपमैन और अपने हथियारों को ढूंढने के लिए जाते हैं। वो बांस के पेड़ों के बीच से जा रहे थे। एक कमांडो पानी पी रहा होता है, तभी उसे ऊपर एक बहुत बड़ी मकड़ी दिखाई देती है, जिससे वो डर जाता है। वो मकड़ी उसे अपने पैर से मार डालती है। सभी कमांडोस मकड़ी पर फायर करने लग जाते हैं। तभी मकड़ी मिल्स को अपनी जुबान से ऊपर खींचने लगती है। कॉल सभी को मकड़ी के पैर काटने के लिए कहता है। सब मकड़ी के पैर काटकर उसे मार देते हैं, जिससे मिल्स की जान बच जाती है। वहीं कॉनरेड और उसके साथी एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पत्थर से कुछ चीजें बनी हुई थी। वीवर उस जगह की फोटो खींचने लगती है, लेकिन तभी उसे कैमरे में एक आदमी दिखता है, जिसे देखकर वीवर डर जाती है। तभी वहाँ बहुत सारे आदिवासी लोग आ जाते हैं और कॉनरेड और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी हैंक भी वहाँ जाता है, जो पिछले 28 सालों से इसी आइलैंड पर रह रहा था। वो उन्हें कहता है कि मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं। वीवर उसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। वो बताता है कि मेरा नाम हैंक मार्लो है, मैं अमेरिकन एयरफोर्स पायलट हूँ। मेरा प्लेन 28 ईयर्स पहले यहाँ क्रैश हो गया था। अब उन्हें अपने साथ लेकर जाता है। अब हम चैपमैन को देखते हैं, जो एक नदी में पानी पी रहा था। तभी वहाँ कॉन्ग आ जाता है। चैपमैन कॉन्ग को देखकर एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। कॉन्ग नदी में से पानी पीने लग जाता है। तभी कॉन्ग को पानी में एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस दिखता है और उसे मारकर खा जाता है। चैपमैन ये सब देखकर काफी डर जाता है। वही हैंक कॉनरेड और उसके साथियों को अपने साथ आदिवासी
आदिवासियों के कबीले में लेकर आता है। उस कबीले के चारों तरफ बड़ी दीवारें बनी हुई थी। वीवर उससे पूछती है कि क्या ये दीवार कोंग से बचने के लिए है। हैंक बताता है कि कोंग से इन लोगों को कोई खतरा नहीं है और वो उन्हें एक शिप के अंदर ले जाता है और बताता है कि आदिवासी लोग सैकड़ों सालों से यहाँ रह रहे हैं। इस आइलैंड पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं जो इन लोगों का शिकार करते थे, इसीलिए इन्होंने उनसे बचने के लिए ये विशालकाय दीवारें बनाई। पर फिर भी इनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता था। पर जल्दी कोंग इनका दोस्त बन गया और वो इन लोगों को खतरनाक जीव स्कल क्रॉलर से बचाने लगा, जिससे ये कोंग को अपना भगवान मानने लगे। कोंग इस आइलैंड का राजा है। फिर वो उन्हें स्कल क्रॉलर के बारे में बताता है कि वो दिखने में बड़ी छिपकलियों जैसे होते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से स्कल क्रॉलर ऊपर आ जाते हैं, इसीलिए कोंग बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि धरती के अंदर होलो अर्थ में एक बहुत बड़ा जायंट स्कल क्रॉलर है और कोंग अभी सिर्फ छोटे स्कल क्रॉलर को ही हैंडल कर पाता है। लेकिन अगर बड़ा स्कल क्रॉलर जाग गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि वो बड़ा स्कल क्रॉलर कोंग की पूरी फैमिली को खा गया था और कोंग अब अपनी प्रजाति का आखिरी जीव बचा है और वो अभी भी बढ़ रहा है। कॉनरेड उसे बताता है कि 3 दिनों में आइलैंड के नॉर्थ की तरफ एक रिफ्यूलिंग टीम आने वाली है, हमें वहाँ तक पहुँचना होगा। हैंक कहता है कि पैदल तो तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। फिर उन्हें अपनी बोट दिखाता है। हैंक बताता है कि मैं और गनपे यहाँ से जाने के लिए इस बोट को बना रहे थे, लेकिन स्कल क्रॉलर ने उसे मार दिया। फिर वो सब मिलकर उस बोट को ठीक करने लग जाते हैं ताकि उसे लेकर यहाँ से जा सके। वहीं दूसरी ओर वीवर कबीले वालों की फोटोज क्लिक कर रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वीवर उस तरफ जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ा सांड एक हेलीकॉप्टर के नीचे फंसा हुआ था। वीवर हेलीकॉप्टर को हटाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं हटा पाती। तभी वहाँ कोंग आ जाता है जो उस हेलीकॉप्टर को हटा देता है। कोंग को देखकर वीवर काफी डर जाती है, मगर कोंग उस पर हमला नहीं करता क्योंकि वो एक अच्छी इंसान थी और वो उस जानवर की मदद कर रही थी। कोंग वहाँ से चला जाता है। फिर हमें चैपमैन को दिखाया जाता है जो एक सूखे तने पर बैठा होता है। तभी वो तना हिलने लग जाता है क्योंकि वो एक तने की तरह दिखने वाला जीव था। चैपमैन डरकर उस पर फायर करता है। तभी वहाँ एक स्कल क्रॉलर आ जाता है, जिससे डरकर वो जीव वहाँ से भाग जाता है। स्कल क्रॉलर चैपमैन को खा जाता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि हैंक सबको अपने दोस्त गनपे की कब्र के पास लाता है और बताता है कि हम अपनी दुश्मनी को बुलाकर इसी जगह पर दोस्त बने थे। फिर वो सब हैंक की बोट को स्टार्ट करके आइलैंड से निकलने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में हैंक सबको अपनी पत्नी की फोटो दिखाकर बताता है कि मेरे प्लेन के क्रैश होने से पहले उसका टेलीग्राम आया था कि हमारा एक बेटा हुआ है, पर मैं उसे कभी नहीं देख पाया। मेरी बस यही आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे को देख सकूं। तभी स्लीवको के वॉकी टॉकी पर कर्नल से सिग्नल आने लगते हैं। वो उन्हें बताता है कि हम एक बोट पर हैं जिसे हमने जुगाड़ करके बनाया और उन्हें एक फ्लेयर फायर करने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें ढूंढ सके। कर्नल एक फ्लेयर फायर करते हैं। कॉर्नेड और उसके साथी फ्लेयर को देख लेते हैं। तभी एक पक्षी मिशन सुपरवाइजर को अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाता है और उन्हें मार देता है। इससे वो सभी डर जाते हैं। हैंक सभी से कहता है कि हम सभी को सावधान रहना होगा। कॉर्नेड और उसके साथी किनारे आकर कर्नल और उसकी टीम से मिलते हैं। सभी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। कॉर्नेड कर्नल को कहता है कि हम बोट की मदद से रिफ्यूलिंग शिप तक पहुंचेंगे। कर्नल कहते हैं कि अभी हमें चैपमैन नाम के कमांडो को ढूंढना होगा, उसका हेलीकॉप्टर वेस्ट में क्रैश हुआ था। हैंक कहता है कि हम वेस्ट नहीं जा सकते, वहाँ स्कल क्रॉलर रहते हैं। लेकिन कर्नल नहीं मानते क्योंकि अपने साथी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वो कॉनरेड को भी इसके लिए मना लेते हैं। कॉनरेड कहता है कि अगर रात तक हमें कमांडो नहीं मिला तो सब वापस आ जाएंगे। सब लोग कमांडो को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और फिर आगे जाकर उन्हें बहुत बड़े कंकाल मिलते हैं। हैंक सबको बताता है कि ये कंकाल कोंग के माता पिता के हैं जिन्हें बड़े स्कल क्रॉलर ने मार दिया था। कर्नल कहते हैं कि इन कंकालों के दूसरी तरफ चैपमैन का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। हैंक उन्हें उस पार जाने से मना करता है, लेकिन कर्नल उसकी नहीं सुनते और सब लोग कंकालों के बीच में से निकलकर उस पार जाने लगते हैं। कोल सिगरेट जलाता है, मगर मिल्स उसे सिगरेट बुझाने के लिए कहता है तो कोल सिगरेट को नीचे फेंक देता है। चारों ओर पेट्रोल होने की वजह से वहाँ एक धमाका होता है, जिसकी वजह से एक स्कल क्रॉलर वहाँ आ जाता है। सब लोग डरकर कंकालों में छिप जाते हैं। स्कल क्रॉलर वहाँ उल्टी कर देता है। उसके पेट में से एक खोपड़ी निकलती है जो चैपमैन की थी क्योंकि उसमें चैपमैन का कमांडो लोकेट था। सभी लोग उस जगह से जाने लगते हैं, मगर रेंडा पीछे रह जाता है और उसे स्कल क्रॉलर खा जाता है और सब लोग उस पर फायर करने लग जाते हैं। स्कल क्रॉलर एक और कमांडो खा जाता है। कर्नल
सारे कमांडो से स्कल क्रोलर पर आग से हमला करवाते हैं, मगर स्कल क्रोलर अपनी पूंछ से कमांडो को मारकर दूर फेंक देती है और चारों तरफ पेट्रोल होने के कारण वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे स्लीव को बेहोश हो जाता है और उसके पास मौजूद जहरीली गैस बॉम्ब्स भी ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे चारों ओर जहरीला धुआं फैलने लगता है। वहाँ बहुत सारे बर्ड भी आने लगते हैं जो कमांडोज को मारने लग जाते हैं। कॉनरेड सिल्यूको को बचाने आता है, तभी स्कल क्रोलर उनकी तरफ आने लगता है। वीवर वहाँ आकर एक लाइटर को स्कल क्रोलर के सामने फेंक देती है, जिसकी वजह से वहाँ आग लग जाती है और स्कल क्रोलर आग में झुलसकर मर जाता है। हैंक कर्नल को समझाता है कि अभी भी मौका है, हम यहाँ से निकल सकते हैं, मगर कर्नल कहते हैं कि मैं चैपमैन को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। कॉनरेड कर्नल को चैपमैन की चेन दिखाकर कहता है कि वो मर चुका है। कर्नल कहते हैं कि मैं फिर भी चैपमैन के हेलीकॉप्टर के पास जाऊंगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हथियार होंगे जिससे हम कॉन्ग को मार सकते हैं। कॉनरेड कर्नल को बताता है कि चैपमैन को कॉन्ग ने नहीं मारा, मगर कर्नल कहते हैं कि बाकी सभी को तो उसी ने मारा है। हैंक कर्नल से कहता है कि तुम कॉन्ग को नहीं मार सकते, क्योंकि सिर्फ वो ही स्कल क्रोलर को जमीन से निकलने से रोक सकता है, लेकिन कर्नल उसकी बात नहीं मानते। कॉनरेड कर्नल से कहता है कि आपको आपके हथियार 3 किलोमीटर दूर मिल जाएंगे और मैं इन सब लोगों को बोट पर लेकर जाता हूँ, हम आपका वहीं इंतजार करेंगे। कर्नल अपनी टीम को लेकर हथियार लेने चले जाते हैं। कॉनरेड भी अपने साथियों के साथ बोट के पास जाने लगते हैं, पर उन्हें नदी नहीं मिल रही थी। कॉनरेड सभी को वहीं रुकने के लिए कहता है और ऊंचाई पर जाकर नदी देखने जाने लगता है। वीवर भी उसके साथ जाती है। वहीं कर्नल अपनी टीम के साथ चैपमैन के हेलीकॉप्टर पर पहुंच गए थे। कर्नल और कमांडो सारे हथियार उठा लेते हैं ताकि वो कॉन्ग को मार सके, और कर्नल पेट्रोल के ड्रम्स को भी नदी में खाली कर देते हैं और सारे कमांडोज अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वहीं कॉनरेड और वीवर भी एक पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। उन्हें नदी नजर आ जाती है। कॉनरेड कहता है कि वहीं घूम पर हमें हमारी बोट मिल जाएगी, तभी उनके सामने कॉन्ग आ जाता है। वीवर काफी डर जाती है, पर उसे विश्वास था कि कॉन्ग उन्हें कुछ नहीं करेगा। वो उसे अपने हाथों से छूकर देखती है। कॉन्ग उन दोनों पर हमला भी नहीं करता। तभी कर्नल जंगल में बॉम्ब ब्लास्ट करने लग जाते हैं। कॉन्ग इससे गुस्सा होकर कर्नल के पास आ जाता है। कॉनरेड को भी पता चल जाता है कि कॉन्ग अच्छा है, इसीलिए वो अपने साथियों कहता है कि तुम बोट पर चले जाओ और कल सुबह तक हमारा इंतजार करना। अगर हम नहीं आए तो तुम हमें छोड़कर चले जाना। हैंक कॉनरेड से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। कॉनरेड कहता है कि हमें कॉन्ग की मदद करनी होगी। हैंक कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। वहीं कॉन्ग गुस्से में कर्नल पर हमला करने जाता है। तभी कर्नल नदी में एक मशाल फेंक देते हैं। नदी में कर्नल ने पेट्रोल डाला था, इसीलिए नदी में आग लग जाती है और कॉन्ग उस आग में जलने की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कर्नल कॉन्ग के चारों तरफ बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। तभी वहाँ कॉनरेड आ जाता है और कर्नल को रोकता है, मगर वो नहीं रुकता। तभी नदी में से वो जायंट स्कल क्रोलर बाहर आ जाता है। हैंक सबको बताता है कि वही सबसे बड़ा स्कल क्रोलर है। कॉनरेड सभी को भागने को कहता है। वो कर्नल को भी साथ चलने को कहते हैं, पर वो नहीं जाते क्योंकि वो कॉन्ग को मारना चाहते थे। कॉन्ग को होश आ जाता है। कर्नल वहाँ बॉम्ब को ब्लास्ट करने लगते हैं, पर उससे पहले ही कॉन्ग उसे अपने हाथों से कुचलकर मार देता है। वो जायंट स्कल क्रोलर कॉन्ग पर हमला कर देता है और उसे घायल करने लगता है। कॉन्ग काफी जख्मी था, इसीलिए उससे नहीं लड़ पाता। कॉनरेड और उसके साथी आइलैंड के किनारे पर आ जाते हैं। कॉनरेड वीवर को पहाड़ पर जाकर एक फ्लेयर फायर करने के लिए भेज देता है ताकि उनके साथी बोर्ड लेकर वहाँ उन्हें लेने आ सके, और वो सभी दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ वो जायंट स्कल क्रोलर आ जाता है और कोल रास्ते में रुककर अपने हाथ में बॉम्ब लेकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो स्कल क्रोलर चालाक था। वो उसे अपनी पूंछ से दूर फेंक देता है। स्कल क्रोलर अब कॉनरेड और उसके साथी की तरफ बढ़ने लगता है और वो कॉनरेड को खाने वाला था कि तभी कॉन्ग वहाँ आकर स्कल क्रोलर पर हमला कर देता है और उससे फाइट करने लग जाता है। वीवर ऊपर चढ़कर फ्लेयर फायर कर देती है और फ्लेयर को देखकर ब्रूक्स बोर्ड लेकर उनके पास आ जाता है। जायंट स्कल क्रोलर पावरफुल था, इसीलिए वो कॉन्ग को उठाकर एक पुरानी शिप के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से कॉन्ग शिप की जंजीरों में फंस जाता है और वहाँ से नहीं निकल पाता। स्कल क्रोलर कॉन्ग को मारने के लिए जाती है, मगर ब्रूक्स बोर्ड पर लगी मशीन गन से फायर करके उसे रोक लेता है, लेकिन उसकी गन अटक जाती है और स्कल क्रोलर उस पर हमला करने के लिए आता है। तभी वीवर उस पर फ्लेयर फायर करके उसे घायल कर देती है। कॉन्ग भी जंजीरों से अपने आप को छुड़ा लेता है और शिप के टरबाइन से स्कल क्रोलर को मारता है और उसे उठाकर एक पहाड़ की तरफ फेंक देता है, लेकिन उस पहाड़ पर वीवर होती है। स्कल क्रोलर के पहाड़ से टकराने की वजह से वीवर पहाड़ से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कॉन्ग स्कल क्रोलर को टरबाइन की मदद से बहुत बुरी तरीके से
मारता है जिससे स्कल क्रोलर मर जाता है। कॉन्ग अब वीवर को पानी से बाहर निकालता है, लेकिन तभी स्कल क्रोलर उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। स्कल क्रोलर वीवर को खाने की कोशिश करता है और अपनी जीभ से कॉन्ग के हाथ को पकड़कर अपने मुंह में ले लेता है। कॉन्ग स्कल क्रोलर की जीभ को उसकी आंतड़ियों के साथ ही बाहर निकालकर उसे मार देता है और वीवर को वहीं छोड़कर चला जाता है। वीवर को होश आ जाता है और अब वो सब उस आइलैंड से चले जाते हैं क्योंकि रेस्क्यू टीम उन्हें लेने आ गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि हैंक 28 ईयर्स बाद अपनी पत्नी और बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर हमें मूवी के एंड क्रेडिट सीन में कॉनरेड और वीवर को दिखाया जाता है। उन दोनों को पूछताछ रूम में रखा गया है। फिर वहाँ ब्रुक्स आता है और उन्हें बताता है कि उस आइलैंड पर अभी भी बहुत कुछ है। कॉन्ग अकेला किंग नहीं है और वो उन्हें गॉडजिला, मोथरा, रोडन और किंग गिडोरा जैसे बड़े मोस्टर की फाइल और फोटोज दिखाते हैं जिन्हें देखकर कॉनरेड और वीवर हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।